साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है उसको यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग अगस्त 2022 से जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है इसको प्रारंभ करेंगे। चूँकि इनकी हिंदी वाली मैगजीन जो है इंग्लिश की मैगजीन से लेट आती है। इंग्लिश की मैगजीन अभी सितंबर की आ चुकी है, परंतु हिंदी की मैगजीन जो है अभी सितंबर की नहीं आई है। अभी लेटेस्ट जो है अगस्त की उपलब्ध है, इसको हम लोग पहले देखेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग इसमें जो इसका पहला सेक्शन होता है राज व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके कुछ टॉपिक को यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राज व्यवस्था एवं शासन का जो पहला टॉपिक है आपका वो है पंचायत उपबंध। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 1996, इंग्लिश में पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, जिसे शॉर्ट में हम लोग पेशा के नाम से भी जानते हैं। इसके संबंध में चर्चा करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस, तो यहाँ ध्यान रखिएगा विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को मनाया गया। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जिसे पेशा अधिनियम कहते हैं, को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। तो किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। अब इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो देखिए, पेशा नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पेशा कानून को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बना है। ध्यान रखिएगा, 7वां राज्य बन गया। इसके पहले 6 राज्य लागू कर चुके हैं। इससे पहले पेशा अधिनियम को लागू करने वाले जो राज्य हैं उनके नाम याद रखिएगा: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। ये 6 थे, 7वां छत्तीसगढ़ हो गया। पेशा अधिनियम 1996 के बारे में बात करें तो पेशा अधिनियम 1996 को दिलीप सिंह भूरिया समिति, तो ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। तो पेशा अधिनियम किसके सिफारिशों पर आया था? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर। इसका उद्देश्य जनजातियों का सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना है। तो एक लाइन में बताना हो कि पेशा अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो जनजातियों को सशक्तिकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाना। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेशा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नोडल मंत्रालय है। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यह अधिनियम संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। ठीक है, 10 राज्यों में, 7 में पेशा अधिनियम लागू हो चुका है, अभी 3 और इस प्रकार के बच्चे हैं। तो 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इस संबंध में अनुच्छेद 244(1) को कुछ संशोधनों अपवादों के साथ अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में बात की गई है। ये जो 10 राज्य हैं, ये 10 राज्य कौन से हैं? तो देखिए, ये 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। 7 में लागू हो चुका है। 3 कौन से बचे हैं जहां पे लागू नहीं है? तो आपका झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहां 3 है जहां पे अभी लागू नहीं किया गया है। पेशा अधिनियम को पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने आदर्श पेशा नियम बनाए थे और अब तक 7 राज्यों ने इन नियमों को अधिसूचित किया हुआ है। इन 10 में से 7 राज्यों ने अधिसूचित किया है, 3 अभी इन 10 में से बचे हुए हैं। यदि यहां पर पहले हम लोग पेशा के अंतर्गत ग्राम सभाओं की जो मुख्य शक्तियां, जो इससे स्थानीय जो शासन की पद्धति को सशक्तिकरण करना है, उसके तहत जो ग्राम सभाएं हैं उनको क्या शक्तियां दी गई, उनकी बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है। भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनिवार्य परामर्श की शक्ति जो होती है, मतलब यदि सरकार को भूमि अधिग्रहण करना तो ग्राम सभाओं से उन्हें अनिवार्य परामर्श करना होगा। तो अनिवार्य परामर्श की शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेची गई या हस्तांतरित भूमि पर पुनः कब्जा दिलाने की शक्ति ग्राम सभाओं के पास होती है। दूसरा, सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत तथा
स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों पर नियंत्रण की शक्ति होती है इनके पास। लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौड़ वन उपज के स्वामित्व की शक्ति होती है। शराब की बिक्री खपत को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन एवं अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की शक्ति भी इनके पास होती है। साथ ही विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्बहाली तथा गौड़ खनिजों हेतु पूर्वेक्षण, लाइसेंस, खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी की शक्ति भी इनके पास होती है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पेशा के महत्व के बारे में। इस पेशा अधिनियम का महत्व क्या है? तो देखिए, पहली चीज, मुख्य धारा के साथ एकीकरण के लिए विश्वास बहाली में सहायक है। आदिवासी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा में सहायक है। आदिवासी लोगों की शिकायतों को कम करने में सहायक है। इसने विकास योजनाओं को मंजूरी देने में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया है। साथ ही पारितंत्र की रक्षा, जो इकोसिस्टम है उसकी रक्षा में सहायक है। जैसे कि नियमागिरी पहाड़ियों पर खनन को रद्द करने में इस अधिनियम का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। और ध्यान रखिएगा, नियमागिरी पहाड़ियां कहां पर हैं? तो उड़ीसा में है। आगे चलते हैं, पेशा अधिनियम के उद्देश्यों की यदि बात करें तो क्या है उद्देश्य? पहला, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना। दूसरा, ग्राम सभाओं को मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देना। तीसरा, जैसे कि भूमि अधिग्रहण के लिए इनसे अनिवार्य परामर्श आवश्यक होता है। तीसरा, जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना तथा साहूकारों एवं भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण से जनजातीय लोगों की सुरक्षा करना। चौथा, जनजातीय समुदायों को लघु वनोपज MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु जल निकायों एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों पर मालिकाना हक देना। अब बात करते हैं पेशा अधिनियम की जो कुछ अन्य विशेषताएं हैं, उन अन्य विशेषताओं की क्या है? तो देखिए, पहला है पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले कानून जनजातीय समुदायों के प्रथागत कानूनों, उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन की पद्धतियों के अनुरूप होंगे। दूसरा, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। तीसरा, प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों की रक्षा व संरक्षा करेगी। चौथा, ग्राम सभा के पास गांव में विकास संबंधी सभी कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने, धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करने आदि का उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त उसके पास सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर और स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्तियां भी होंगी। पांचवा है, प्रत्येक पंचायत में जनजातीय समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित न्यूनतम 50% होंगी। साथ ही पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद भी जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पेशा अधिनियम 1996 को लागू करने से जो जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में बात करें तो पहला है जागरूकता की कमी। यद्यपि पेशा अधिनियम वर्ष 1996 में अस्तित्व में आया था, किंतु यह देखा गया कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के स्थानीय जनजातीय समुदायों को इस कानून का सीमित ज्ञान है। साथ ही उन्हें इसके तहत उन्हें दिए गए अधिकारों की भी उन्हें बहुत कम समझ है। दूसरा, सीमित स्वायत्तता। कई मामलों में यह देखा गया कि ग्राम सभाओं पर गैर जनजातीय लोगों का प्रभाव है। निचले स्तर पर ग्राम सभाओं और पंचायतों को राजस्व सृजन करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके पास कार्य करने की बहुत कम स्वायत्तता है। तीसरा, पेशा के तहत प्रावधानों का उल्लंघन होता है। कैसे? पंचायतों के कामकाज में लोगों की अधिक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त व मजबूत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम में ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण की परिकल्पना की गई है। इसका एक उदाहरण कैसे प्रावधानों का उल्लंघन होता है इसको देखें तो सरकार ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया है। स्थानीय लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। वहां के लोगों के अनुसार यह फैसला अवैध है और पेशा अधिनियम की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि पेशा अधिनियम में क्या कहा गया कि भूमि अधिग्रहण करना है तो ग्राम सभाओं की अनिवार्य मंजूरी या अनिवार्य सलाह उनसे ली जानी चाहिए।
कार्यान्वयन के स्तर पे जो चुनौतियां हैं उसकी बात करें तो पेशा कानून को अपनाने और इसकी मूल भावना के अनुसार इसे लागू करने में कई खामियां हैं। उदाहरण के लिए इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियम कानून नहीं बनाए गए हैं। झारखंड राज्य में 26% आदिवासी जनसंख्या है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार पेशा कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने में विफल रही है, या उन 10 राज्यों में से एक राज्य जहां पर अभी इस पेशा नियम को अधिसूचित नहीं किया गया है। विशेषज्ञता की बात करें तो यह संभव है कि पेशा कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों को जनजातीय संस्कृति की उचित एवं पर्याप्त समझ न हो। अपर्याप्त संस्थागत ढांचा की भी समस्या है। ग्राम सभाओं को स्वशासन के केंद्र के रूप में सशक्त बनाने के लिए संस्थागत ढांचे और उचित पारितंत्र जैसे कि पर्याप्त क्षमता, सूचना तक उचित पहुंच आदि की कमी दिखाई पड़ती है। स्पष्टता की कमी भी दिखाई पड़ती है इस अधिनियम के कार्यान्वयन में। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के संबंध में पेशा अधिनियम में प्रावधान है कि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभाओं से परामर्श किया जाना चाहिए। यहाँ परामर्श, कंसल्टेशन शब्द का बार बार यह गलत अर्थ निकाला जाता है कि भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभाओं की मंजूरी आवश्यक नहीं है, ठीक है, जबकि इसका आशय है कि आवश्यक है। यही कारण है कि इन परामर्शों की अनदेखी से ही ऐसी परियोजनाएं अनुसूचित क्षेत्रों की आबादी को प्रभावित करती हैं। आगे बात करें कार्यों का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग फंक्शंस। देखिए, पेशा कानून के तहत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति एवं भागीदारी प्रायः बहुत कम होती है। इसका कारण समुदायों द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रथागत संस्थाओं अन्य समितियों की मौजूदगी रहती है। क्योंकि कई सारे जब संस्थाएं बना दी गई हैं तो कामों की क्या होती है, कार्यों की ओवरलैपिंग हो जाती है। आगे क्या किया जा सकता है उसकी बात करें तो पहला काम जागरूकता बढ़ाना। ग्राम सभा की बैठकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रचार प्रसार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा, फंडिंग की बात करनी चाहिए, वित्त पोषण की। पंचायतों से संबंधित वित्त का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम सभा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। ग्राम सभाओं को उनके संचालन के लिए पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत लघु जल निकायों और लघु खनिजों के दोहन के लिए दिए गए लाइसेंस से प्राप्त राजस्व पर ग्राम सभाओं का नियंत्रण भी शामिल है। तीसरा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। चूंकि सभी संबंधित राज्यों में पारंपरिक जनजाति परिषदों में पुरुषों का वर्चस्व है, इसलिए ग्राम सभाओं की सभी बैठकों में महिलाओं की कम से कम 1/3 भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। चौथा, सामुदायिक स्वामित्व की बात करें। जिन क्षेत्रों में पेशा कानून लागू है वहां संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रावधानों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। सामुदायिक संसाधन आधारित सभी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं को शामिल किया जाना चाहिए। अगला है कानून की एकरूपता। भारतीय वन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे लघु वनोपज, जल निकाय और भूमि संसाधनों का स्वामित्व स्पष्ट रूप से पेशा क्षेत्रीय ग्राम सभाओं को सौंपा जा सकेगा, क्योंकि अलग अलग अधिनियम में अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पेशा कानून निर्णय लेने की पारंपरिक प्रक्रिया को मान्यता देता है और लोगों के स्वशासन का समर्थन करता है। यदि इस कानून को इसकी मूल भावना के अनुसार लागू किया जाए तो यह जनजातीय क्षेत्रों में लगभग मृतप्राय हो रही स्वशासन की प्रणाली को पुनर्जीवित कर सकता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स गवर्नेंस या खेल अभिशासन। तो चर्चा में क्यों रहा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के मामलों पर सुनवाई करते हुए प्रशासकों की समिति कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर COA को भंग कर दिया। इसके बाद फीफा परिषद ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर लगा हुआ निलंबन हटा लिया था। इससे संबंधित फैक्टों की बात करें तो ऐसा हुआ क्यों। देखिए, प्रशासकों की जो समिति रही है COA, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी। इस समिति का कार्य ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मामलों का प्रबंधन करना था। साथ ही इसे राष्ट्रीय खेल संहिता एवं आदर्श दिशा निर्देशों के अनुरूप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के संविधान का निर्माण करने का कार्य भी सौंपा गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर लगे निलंबन को समाप्त करने के लिए फीफा ने अनिवार्य शर्त रखी थी कि प्रशासकों की समिति को भंग किया जाए। इसका कारण यह था कि इस समिति ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रशासन में किसी तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव को देखते हुए, तीसरा पक्ष यहाँ पर क्या था, प्रशासकों की समिति थी, को देखते हुए फीफा ने इसे निलंबित कर दिया था। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को फीफा कानूनों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। जब इस तीसरे पक्ष को हटाया गया तो निलंबन को भी हटा दिया गया फीफा के द्वारा। देखिए, इस निर्णय के बाद भारत को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि फिर से जो है मान्यता वापस मिल गई है, जो अक्टूबर 2022 में भारत में आयोजित होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा, भारत में। भारत में कहां पे, उड़ीसा में होगा, अक्टूबर 2022 में। आगे बात करते हैं भारत में स्पोर्ट गवर्नेंस एवं प्रशासन की बात करते हैं। तो देखिए, स्पोर्ट गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा खेलों से जुड़े संगठन एवं संस्थाएं शासित होते हैं। इसके अंतर्गत रणनीतिक उद्देश्य और फ्रेमवर्क को परिभाषित करना भी शामिल है। इसके अंतर्गत रणनीतिक उद्देश्य और फ्रेमवर्क को परिभाषित करना भी शामिल है, जैसे कि निरीक्षण की प्रक्रिया, इसमें क्या था, नियम एवं नीतियां आती हैं, तथा डायरेक्शन, जैसे मिशन, लक्ष्य एवं रणनीति क्या है। तो डायरेक्शन जिसके आधार पर किसी तो निरीक्षण एवं तथा डायरेक्शन जिसके आधार पर किसी खेल संगठन में निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। भारत में निरीक्षण की प्रक्रिया और डायरेक्शन को सामान्य तौर पर के दो पक्ष हैं। कौन कौन से? पहला है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ संगठन। यहाँ पे देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इसके अधीनस्थ संगठन कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण, साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके तहत खेल संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र आते हैं। दूसरा है आपका है ओलंपिक चार्टर के तहत आने वाले खेल संगठन, जैसे आईओए, भारतीय ओलंपिक संघ, इसके तहत राज्य ओलंपिक संघ आएंगे, राष्ट्रीय खेल संघ आएंगे इत्यादि। देखिए, जो सरकारी निकाय हैं इनकी मुख्य भूमिकाएं क्या है? सरकारी निकायों की जो मुख्य भूमिका है वो खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। जबकि ओलंपिक चार्टर द्वारा मान्यता प्राप्त जो स्वायत्त निकाय हैं इनकी क्या मुख्य भूमिकाएं हैं? इनकी मुख्य भूमिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय खेल आयोजनों का संचालन करना और देश में खेलों को बढ़ावा देना है। तो देखिए, यहां ध्यान रखिए कि क्रिकेट जैसे गैर ओलंपिक खेलों से संबंधित संगठनों जैसे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का उनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब इनके भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनसे इनका संबंध होता है। खेल संगठनों से संबंधित समस्याएं और उनके प्रभाव की बात करें यदि, तो देखिए, हालांकि खेलों के परिवेश या संस्कृति के विकास और सफलता के लिए सुशासन अत्यंत आवश्यक है, किंतु भारत में खेल संगठनों एवं संस्थाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहला है प्रशासनिक समस्याएं। इसमें क्या है? अस्पष्ट भूमिकाएं, और प्रशासनिक समस्याओं के अंदर पहली समस्या आती है अस्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। देखिए, विभिन्न स्तरों जैसे कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अनेक संगठनों की मौजूदगी से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही सेवाओं का दोहराव होता है और खेल पारितंत्र में कमियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी प्रशासनिक समस्या क्या है? पेशेवर क्षमता की कमी। खेल संगठनों में राजनेताओं, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और बड़े व्यवसायियों का वर्चस्व हो गया है, जिसके कारण इन संगठनों में स्थायी रूप से केवल कुछ ही लोगों का नियंत्रण, गुटबाजी, भाई भतीजावाद और अनियमित चुनाव आदि समस्याएं अत्यंत सामान्य हो गई हैं। उदाहरण के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अध्यक्ष के रूप में 12 वर्ष 4 वर्ष के 3 कार्यकाल पूरे करने के बावजूद भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहे थे। खेल संहिता के अनुसार राष्ट्रीय खेल महासंघ के अध्यक्ष पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 12 वर्ष अर्थात 3 कार्यकाल तक ही रह सकता है। अगला प्रशासनिक समस्याएं क्या है? गवर्नेंस और प्रबंधन में अंतर के कारण इनमें से एक के साथ अवांछित समझौता होता है, चाहे गवर्नेंस के साथ या प्रबंधन के साथ में। अगला है निर्वाचक मंडल में एथलीटों को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अर्थात खेल प्रशासन में खिलाड़ियों के मत का अभाव होता है। जिनके लिए सारी व्यवस्था है उनके ही ओपिनियन उसमें नहीं होते हैं। अन्य समस्याएं प्रशासनिक समस्याओं में खेल संगठनों में भेदभाव, लैंगिक और क्षेत्रीय दोनों आधारों पर भेदभाव होता है। अनैतिक गतिविधियों की व्यापकता जैसे कि डोपिंग और अवैध सट्टेबाजी की समस्याएं भी देखी जाती हैं। वित्तीय समस्याएं की बात करें तो इसमें सबसे पहली समस्या आती है सीमित निधि की। जो फंडिंग है
उसकी लिमिटेशन है। भारत में वित्त वर्ष 2010 में स्पोर्ट्स मीडिया और स्पॉन्सरशिप उद्योग का आकार लगभग 95 बिलियन डॉलर था, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है वो क्रिकेट के आसपास केंद्रित था। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा सीमित धन प्रदान किया जाता है क्योंकि खेल जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ फैक्ट याद रखिएगा कि जो खेल होता है ये राज्य सूची का विषय था और राज्य सूची की प्रविष्ट संख्या 33 के तहत आता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय अनियमितताएं वित्तीय समस्याओं को और बढ़ा देती हैं। एक तो सरकार पैसा नहीं देती है, केंद्र सरकार, क्योंकि ये जो खेल है राज्य का मामला है, और जो पैसा आता भी है उसमें क्या होती है, वित्तीय अनियमितताएं बहुत सारी होती हैं। अगला है सहयोग और समन्वय से संबंधित समस्याएं। इसमें पहला है गवर्नेंस संबंधित संरचना। कुछ खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी आदि को छोड़ दिया जाए तो भारत में खेल संघों और खेल आयोजनों की कोई स्पष्ट एवं कार्यात्मक संरचना नहीं है। उदाहरण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेबल टेनिस से जुड़े दिन प्रतिदिन के मामलों को देखने के लिए एक जो है प्रशासकों की समिति COA का गठन किया है, क्योंकि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रबंधन करने वाली कोई संस्था नहीं थी। अगला है सहयोग और समन्वय संबंधित समस्याओं में अनेक अभिकर्ताओं का होना। खेल प्रबंधन में अनेक अभिकर्ताओं जैसे राज्य सरकारों, स्थानीय एवं जिला निकायों, निजी व्यवसायों आदि की भागीदारी जमीनी स्तर पर सहयोग एवं समन्वय को कठिन बनाती है। निजी व्यवसायों के तहत जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व होता है CSR या खेल लीग के माध्यम से, दो तरीके से, एक तो ये अपना जो CSR के माध्यम से फंडिंग वगैरह करते हैं या योगदान करते हैं, या जो निजी व्यवसाय हैं वो खेल लीग के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पारदर्शिता से संबंधित समस्याओं की बात करें तो देखिए, जब इसमें जो समस्या है वो जवाबदेही एवं पारदर्शिता का निम्न स्तर का होना। खेल संगठनों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, इसके कारण उन्हें अपारदर्शी तरीके से निर्णय लेने, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, इन सभी समस्याओं का परिणाम अप्रभावी या खराब स्पोर्ट्स गवर्नेंस के रूप में देखने को मिलता है। इसमें नेतृत्व, सत्यनिष्ठा और उत्तम नीति का अभाव होता है। यह स्थिति न केवल भारत में खेलों के विकास को प्रभावित करती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रदर्शन और गौरव को नुकसान पहुंचाती है। तो तीन चीजें होती हैं, एक तो खेलों के विकास को प्रभावित करती है, दूसरा भारत के प्रदर्शन को प्रभावित करती है, और भारत के गौरव को नुकसान पहुंचाती है। कैसे? देखिए, खराब स्पोर्ट गवर्नेंस के प्रभाव तीन चीजों में। स्पोर्ट डेवलपमेंट, तो खेल संबंधी बुनियादी ढांचे की कमी होती है। अब बुनियादी ढांचे में क्या आता है, कोचिंग हो गई, प्रतिभा की पहचान करना और विकास इत्यादि आ जाती हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। दूसरा, भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक खेलों में भारत का खराब प्रदर्शन भी खराब स्पोर्ट गवर्नेंस का ही प्रभाव है। केवल कुछ ही खेलों में सराहनीय भागीदारी जैसे हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती आदि, मतलब जो कुछ खेल है उन पर ही ध्यान दिया जाता है, बाकी पे ध्यान भी नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय गौरव की बात, बड़े खेल आयोजनों जैसे कि ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप आदि में प्रदर्शन को प्रायः राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा जाता है। जब इसमें हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो एक प्रकार से राष्ट्रीय गौरव की बात होती है, और खेलकूद की सफलता नागरिकों के कल्याण में भी योगदान करती है। तो यदि खराब स्पोर्ट्स गवर्नेंस रहेगा तो उससे तीन चीजें प्रभावित होंगी मुख्यतः, स्पोर्ट डेवलपमेंट, भारत का प्रदर्शन और भारत की राष्ट्रीय गौरव। अब आगे चलते हैं। स्पोर्ट गवर्नेंस से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करें तो खेल संघों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता जैसे कर लाभ के रूप में प्रदान करना, राष्ट्रीय खेल संघों के आयोजनों के लिए खेल सुविधाएं प्रदान करना। अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता कब की है? 2011 की। इसे खेल संहिता के रूप में भी जाना जाता है। इस संहिता में वर्ष 1975 से जारी की गई विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं, न्यायालयों के महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन है। यह संहिता खेलों से जुड़ी संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले न्यूनतम मानक प्रदान करती है। इन मानकों का अनुपालन करके खेल संस्थाएं खेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली मान्यता को बनाए रखती है। तो ध्यान रखिएगा, इन खेल संस्थाओं को जो मंत्रालय है वार्षिक आधार पर मान्यता देता है, मतलब हर साल इनकी मान्यता का रिन्यूअल होता है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए टीम भेजना, राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करना एवं सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ भी ले सकती हैं यदि इन संहिता का पालन करती हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये मानक बाध्यकारी हैं। ये जो मानक है, खेल संहिता के जो मानक है, ये ऐसा नहीं है कि आप फॉलो करें या ना फॉलो करें, ये बाध्यकारी प्रशासनिक निर्देश हैं। अतः खेल संघों द्वारा मान्यता प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए इनका अनुपालन आवश्यक है।
खेल में निजी क्षेत्र के प्रवेश की बात करें तो हालांकि भारत में खेल में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक नवीन प्रयोग है, लेकिन इसने खेलों में धन के प्रवाह, पेशेवर दक्षता और खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के अवसरों को बढ़ाया है। परंतु ऐसा ही नहीं केवल फायदा ही दिए, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इसके साथ ही खेलों में निजी क्षेत्र का प्रवेश कई समस्याओं का कारण भी बना है, जैसे केवल लाभ से प्रेरित होना, हितों का टकराव और अवैध सट्टेबाजी आदि। ये समस्याएं खेलों और खिलाड़ियों की शुचिता को प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मालिक खिलाड़ियों के साथ मिलकर अवैध सट्टेबाजी में लिप्त पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं खेल संहिता के तहत नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के लिए जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के लिए क्या प्रमुख आवश्यकताएं उनकी, तो पहला इसकी कानूनी स्थिति के बारे में। जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, तो देखिए जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है यह साझेदारी फर्म के स्वामित्व की बजाय स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होना चाहिए। स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होना चाहिए। दूसरा, इसके दर्जा और मान्यता की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन इसे मुख्य खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय होना चाहिए। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय एशियाई फेडरेशन और IOA ओलंपिक संघ जो है आपका भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, आंतरिक आवश्यकताएं, लिखित संविधान, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का लिखित संविधान होना चाहिए, 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए तथा कम से कम 2/3 राज्यों के सहित प्रदेशों में इसके संबद्ध कार्यालय होने चाहिए। साथ ही इसके चुनाव की बात करें नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की, तो इसके चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होने चाहिए। आयु और कार्यकाल की सीमा की बात करें तो सभी पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष की निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा पदाधिकारियों के कार्यकाल का विनियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अध्यक्ष के लिए अवकाश लेने और न लेने पर भी 12 वर्षों का कार्यकाल। खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संगठन में प्रमुख खिलाड़ियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही कार्यालय और लेखा की बात करें तो दिल्ली में इसका एक कार्यालय होना चाहिए। साथ ही वार्षिक वित्तीय विवरणों का उचित लेखा जोखा बनाए रखा जाना चाहिए। अन्य बातें क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। सभी खिलाड़ियों का नियमित डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। आयु संबंधी धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए और RTI का पालन किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं कि इसमें आगे क्या सुधार किया जा सकता है। तो पहला, सुपरिभाषित खेल कानून पारित करना चाहिए। इससे स्पोर्ट गवर्नेंस में प्रत्येक हितधारक की इष्टतम भूमिका सुनिश्चित होगी। साथ ही उचित नियंत्रण और संतुलन के साथ गवर्नेंस तथा प्रबंधन को अलग किया जा सकेगा। मतलब जो अभी एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप हो जाते हैं, इसको अलग अलग तरह से संभाला जाएगा, एक गवर्नेंस और दूसरा प्रबंधन। शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पोर्ट गवर्नेंस और प्रशासन में पेशेवर व्यवहार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए खेल संस्थाओं में सदस्यों का चयन करने और उन्हें बनाए रखने के लिए योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए। तीसरा, स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित शैक्षिक संसाधन विकसित करना चाहिए और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे खेलों एवं खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों के उपयोग और सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए मूल्य आधारित संस्कृत, खेल योजना और अखंडता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपायों के लिए गवर्नेंस सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए। जवाबदेही एवं पारदर्शिता की अनिवार्यताएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना चाहिए, यह भी एक कदम है। जैसे प्रशासनिक निर्णयों का अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण, नियमित रूप से वक्तव्य एवं सूचनाएं देना इत्यादि। जिला एवं राज्य स्तर की खेल संस्थाओं का पुनर्गठन और सुधार करने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण, नीचे से इसमें सुधार का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि यही संस्थाएं ही अंततः राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस पिरामिड का निर्माण करती हैं। जिला एवं राज्य स्तर की खेल संस्थाओं का बेहतर गवर्नेंस और प्रशासन राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को भी प्रभावित करेगा। अब आगे बात करते हैं व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन PDP बिल के बारे में। तो चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को वापस ले लिया, यह विधेयक वर्ष 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। देखिए इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर देखते हैं इसको वापस क्यों लिया गया। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघवाद 2017, नाम याद रखिएगा, KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघवाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त
न्यायाधीश बी एन श्री कृष्ण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन उपर्युक्त निर्णय जो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी केस में आया था, उपर्युक्त निर्णय के आलोक में तथा दिग्गज तकनीकी कंपनियों द्वारा अपने भारतीय उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, इससे जुड़ी व्यापक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस समिति का कार्य डेटा संरक्षण के लिए विनियामक ढांचा तैयार करना था। इसका कार्य डेटा संरक्षण के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार करना था। श्री कृष्ण समिति ने वर्ष 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट तथा डेटा संरक्षण विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था और वर्ष 2019 में इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रस्तुत करने के बाद इसे बाद में एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया था। जो जेपीसी था, संयुक्त संसदीय समिति, इसने नवंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने कहा है, जो वापस जब लिया, सरकार ने कहा कि इस विधेयक के स्थान पर शीघ्र ही वैश्विक मानक कानूनों के अनुरूप एक व्यापक कानूनी ढांचा लाया जाएगा। इसमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल गोपनीयता संबंधी प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि विधेयक को वापस लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई। पहला, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति द्वारा व्यापक परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया था। जेपीसी ने अनेक महत्वपूर्ण संशोधनों में सुधारों के सुझाव दिए और सिफारिशें की। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि एक नया विधेयक लाना ही बेहतर होगा। दूसरा, उच्च अनुपालन लागत। प्रौद्योगिकी उद्योग, विशेष रूप से भारतीय स्टार्टअप ने यह मुद्दा उठाया है कि पीडीपी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में डेटा के स्थानिकीकरण से संबंधित नियमों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। इसके कारण उनके संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। तीसरा, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को संतुलित करना। विशेषज्ञों के अनुसार विधेयक के कई प्रावधान जैसे कि डेटा का स्थानिकीकरण, हार्डवेयर की प्रामाणिकता से संबंधित खंड तथा कई अन्य उपबंध डेटा संरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, ये क्या है? डेटा का स्थानिकीकरण, हार्डवेयर की प्रामाणिकता से संबंधित जो ये खंड है, ये निजता के अधिकार के दायरे में आते हैं। अगला है विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताएं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला देते हुए अपारदर्शी तरीके से लोगों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने का व्यापक अधिकार प्रदान करता है। अगला है प्रौद्योगिकी के बदले परिदृश्य के अनुरूप नहीं। प्रौद्योगिकी के बदलते परिदृश्य के अनुरूप नहीं। इससे कई और मुद्दे उजागर हुए जिन पर कानून बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि नैतिकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रैंसमवेयर का अधिक परिष्कृत होना, क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन द्वारा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में वाणिज्यिक आयाम जोड़ना इत्यादि। तो जो प्रौद्योगिकी बदल रही है उसके अनुरूप ये हमारा डेटा संरक्षण विधेयक नहीं था। ठीक है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक उसके अनुरूप नहीं था, इस वजह से भी वापस लिया गया। नागरिक स्वतंत्रता संगठनों द्वारा प्रकट की गई चिंताएं। उदाहरण के लिए यह विधेयक सेवा या लाभ प्रदान करने हेतु राज्य को बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करने में सक्षम बनाता है। इसमें डेटा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी की जवाबदेही हेतु प्रावधानों की भी कमी है। ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इस विधेयक को वापस लिया गया। अब आगे क्या किया जाएगा? नए डेटा संरक्षण कानून में उन आलोचनाओं एवं समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो नागरिक समाज और निजी क्षेत्र द्वारा उठाई गई हैं। दूसरा, वैश्विक अनुभवों वाले सर्वोत्तम प्रावधानों या पद्धतियों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे यूरोपीय संघ का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR और सिंगापुर का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट PDPA। तीसरा, मजबूत कानून बनाने के लिए अधिक से अधिक हितधारकों से परामर्श करने तथा विशेषज्ञों से सुझाव लेने की आवश्यकता है। यह सभी डेटा प्रसंस्करणकर्ताओं प्रोसेसर्स द्वारा उचित जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अगला पॉइंट है, नए विधेयक द्वारा छोटे भारतीय स्टार्टअप्स और कंटेंट क्रिएटर्स को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। वर्तमान में इस क्षेत्र में दिग्गज कंपनियों का प्रभुत्व है। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया सेंसरशिप और विनियमन। सोशल मीडिया सेंसरशिप एंड रेगुलेशन के बारे में बात करें तो यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि ट्विटर की वैश्विक पारदर्शिता रिपोर्ट, ट्विटर्स ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 2020 के बीच भारत द्वारा ट्विटर से कंटेंट हटाने को लेकर की जाने वाली कानूनी मांगों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह जो है चौथा ऐसा देश बन गया जिसने सबसे अधिक ट्विटर से कंटेंट हटाने की कानूनी मांग की है। देखिए, इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें
तो वर्ष 2014 से 2020 के बीच ब्लॉकिंग के आदेश जारी करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर है। इस मामले में पहले 3 स्थानों पर, पहले पे जापान, दूसरे पे तुर्की है, तीसरे पे रशिया और चौथे पे भारत है। वर्ष 2014 से 2020 के बीच सरकार ने गूगल को गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल और ब्लॉगर जैसी सेवाओं से कई तरह के कंटेंट हटाने के आदेश दिए हैं। ये जो कंटेंट हटाने के आदेश दिए गए, इसके कई कारण थे, कई कारण रहे, जैसे कि सरकार की आलोचना, मानहानि, एडल्ट सामग्री और किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी अकाउंट बनाना। इन सभी कारणों से, कई सारे कारणों के तहत ये कंटेंट हटाने की बात कही गई। अब सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता क्यों है, इसकी बात क्यों की जा रही है? देखिए, समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण भारतीय समाज की विविधता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ किए गए हेट क्राइम। दूसरा, फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की अधिकता ने हिंसा, कट्टरता और डर के माहौल को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, बाल तस्करी और अंगों के व्यापार की झूठी खबरों को व्हाट्सएप के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप भीड़ द्वारा हिंसा की गई तथा वर्ष 2017 से और 2018 के बीच 3 दर्जन से अधिक मॉब लिंचिंग घटनाएं हुई थी। आप लगातार देखते रहते हैं कि कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है कि कहीं पे बच्चा चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है, तो उसमें क्या संदेह के आधार पर कई व्यक्तियों को मारा पीटा जाता है, इनके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। तो ये भी क्या है, सोशल मीडिया का ही एक क्या है, ड्रॉबैक है। अगला है साइबर स्टॉकिंग के मामले को कम करना। साइबर स्टॉकर सोशल मीडिया के माध्यम से गुमनाम रहते हुए लक्षित व्यक्तियों की गतिविधियों पर आसानी से नजर रखते हैं। लोकतंत्र के संरक्षण के लिए विश्व ने समाज पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभाव का सबसे खराब उदाहरण जो है वर्ष 2021 में यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैपिटल हिल पर भीड़ हिंसा के रूप में देखा था। और ये जो भीड़ ने हिंसा की थी, ये कहां से प्रभावित थी? डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अब यहां थोड़ा बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 के माध्यम से विनियमन का जो विकास किया गया है उसकी। पहला, यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। पूरे भारत का मतलब जम्मू कश्मीर भी अब इसके तहत आता है। इसके प्रावधान किसी भी व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो, यदि हमारे यहाँ के कानूनों का उल्लंघन करता है तो उस पर लागू होगा। तो इसके प्रावधान किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत गणराज्य के राज्य क्षेत्रित अधिकार क्षेत्र के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होते हैं। अन्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों को कानूनी वैधता प्रदान करता है। साथ ही यह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की स्वीकृति को भी मान्यता प्रदान करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की स्वीकृति को भी मान्यता प्रदान करता है। यह एक आधुनिक कानून है जो निम्नलिखित कृत्यों को अपराध घोषित करता है। किसको अपराध घोषित करता है? हैकिंग, डेटा की चोरी या वायरस का प्रसार, पहचान की चोरी या बदनाम करना, आपत्तिजनक संदेश भेजना। तीसरा, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर आतंकवाद इत्यादि। वर्ष 2008 में संशोधन के माध्यम से धारा 66A को इस अधिनियम में जोड़ा गया। 2008 में इस धारा को लेकर काफी विवाद होता रहा है। यह धारा अधिकारियों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक माने जा सकने वाले कंटेंट को पोस्ट करने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है। और ये आपत्तिजनक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर रहा था? वो पदाधिकारी ही करते थे। मतलब वो अपने हिसाब से, यदि उनके हिसाब से वह कंटेंट आपत्तिजनक है तो उसे गिरफ्तार किया जाता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में आईटी अधिनियम की इस धारा को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। और यह मामला कौन सा था? मामला भी याद रखिएगा, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद 2013 का मामला था। ये 2015 में 66A को अधिनियम जो है 66A धारा 66A इसको हटा दिया गया है। इस अधिनियम में डेटा की निजता संबंधी नियमों को वर्ष 2011 में जोड़ा गया था। इन नियमों के अनुसार कंपनियों को ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने तथा उनका उपयोग करने से पहले ग्राहकों से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को अधिसूचित किया है। अब में जो प्रस्तावित प्रारूप है उसकी बात करते हैं। आईटी नियम 2021 में संशोधन हेतु जो प्रस्तावित प्रारूप है उसकी, इसमें है पहला, मध्यवर्तियों का दायित्व। देखिए, वर्ष 2021 के नियमों के अनुसार मध्यवर्तियों के लिए नियमों और विनियमों, निजता की नीति तथा अपनी सेवाओं के एक्सेस या उसके उपयोग हेतु उपयोगकर्ता समझौते को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। जो 2021 का नियम है इसके अनुसार मध्यवर्तियों को, जो मीडिएटर हैं, के लिए नियमों और विनियमों
निजता की नीति तथा अपनी सेवाओं के एक्सेस या उसके उपयोग हेतु उपयोगकर्ता समझौते को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसी में इन नियमों के तहत उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित, अपलोड या साझा किए जाने वाले कंटेंट के संबंध में कुछ प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। साथ ही ये नियम मध्यवर्तियों के लिए ऐसे प्रतिबंधों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना अनिवार्य करते हैं। अगला है प्रतिबंधित कंटेंट का यथाशीघ्र हटाया जाना। प्रतिबंधित वर्ष 2021 के नियमों के तहत मध्यवर्तियों के लिए जो मीडिएटर हैं इनके लिए 24 घंटे, मतलब जो सेवा प्रदाता हैं, यहाँ मीडिएटर का मतलब क्या, सेवा प्रदाता, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या है, ये मध्यवर्ती हैं। तो वर्ष 2021 के नियमों के तहत मध्यवर्तियों के लिए 24 घंटे के भीतर नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों का संज्ञान लेना तथा 15 दिन के भीतर शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य किया गया है। शिकायत अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था। तो वर्ष 2021 के नियमों के तहत नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए मध्यवर्तियों को, जैसे ट्विटर को अपना एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होती है, मतलब ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको अपनी एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होती है। शिकायत अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई। यदि कोई इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील करना चाहता है तो उसके लिए केंद्र सरकार एक शिकायत अपीलीय समिति का गठन करेगी, ग्रीवेंसेस अपीलेट कमेटी का गठन करेगी। अब बात करते हैं सेंसरशिप को प्रभावी बनाने में कार्यान्वयन संबंधी जो चुनौतियां हैं, कि सेंसरशिप को लागू करने में जो चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। पहला है व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी का। सेंसरशिप जो है एक जटिल कार्य है, इसकी कोई वस्तुनिष्ठ सीमा नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से देखने या पढ़ने वाले की नैतिक संवेदना पर निर्भर करती है, मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति ये चेंज होगी। इसमें शालीनता, अश्लीलता आदि के डायनेमिक मानक होते हैं। तो इसमें कोई व्यक्तिपरकता नहीं कि मतलब वो सबके लिए एक समान नहीं हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके का होगा। तो किसमें सेंसरशिप करेंगे, किसके अनुसार सेंसरशिप करेंगे, ये एक समस्या होगी। दूसरा, अनुचित उपयोग, अति विनियमन और दुरुपयोग की संभावना। राज्य पहले से ही राजनीतिक लाभों से प्रेरित होते हैं, ऐसे में सेंसरशिप राज्यों को अपने निवासियों के विचारों और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का अवसर व माध्यम प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा कमजोर आपराधिक न्याय प्रणाली, कानूनों की अस्पष्ट भाषा और विधिशास्त्र की स्पष्टता के अभाव से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को दबाना आसान हो जाता है। तीसरा है कुछ क्षेत्रों में अप्रभावी। सेंसरशिप जो है कुछ क्षेत्रों में अप्रभावी है, जैसे सेंसर की गई सामग्री की यह प्रवृत्ति होती है कि वह किसी भी तरह गुप्त चैनलों के माध्यम से समाज तक पहुंच जाती है। यदि आपको कोई पता हो कंटेंट, ये कंटेंट अब हटा दिया गया है, तो आपकी क्यूरियोसिटी उसके प्रति जो है बढ़ जाती है और आप उस कंटेंट को एक बार देखना चाहते हैं कि आखिर उस कंटेंट में ऐसा क्या था जो हटा दिया गया है। तो यही बात ये कहा जा रही है कि यहाँ पर सेंसरशिप जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि वो किसी न किसी गुप्त चैनलों के माध्यम से प्रसारित होती है। कुछ मामलों में सेंसर की गई सामग्री को लेकर व्यापक जिज्ञासा उठती है और लोग उसे देखने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। इसके कारण सेंसरशिप का उद्देश्य असफल हो जाता है। आगे की राह सेंसरशिप का क्या था कि वो लोगों तक ना पहुंचे और वो लोगों तक अदर चैनलों के माध्यम से पहुंच रही है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर पहले मसौदा संशोधन से जुड़े मुद्दों की बात कर लेते हैं। पहला, ऑनलाइन कंटेंट को प्रतिबंधित करने के आधार अत्यधिक व्यापक हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, मध्यस्थों के पास, जो मीडिएटर्स हैं, के पास मौजूदा सूचना को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनुरोध हेतु कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं है। तीसरा, सूचना को सबसे पहले प्रसारित करने वाले की पहचान को उजागर करने से व्यक्तियों की निजता जो है वो प्रभावित हो सकती है। आगे बात करते हैं कि आगे किया जा सकता है। आगे की राह, पहला, स्वविनियमन को प्रोत्साहित करना चाहिए। सेंसरशिप लागू करने से बेहतर है कि स्वविनियमन को प्रोत्साहित किया जाए। इसे संगठन के भीतर और या उद्योग के कार्यक्षेत्र के आधार पर दोनों तरीकों से बढ़ावा दिया जा सकता है और इसकी प्रवृत्ति जो है मीडिया के कार्यक्षेत्र पर निर्भर करती है। दूसरा, मीडिया संबंधी सभी कानूनों का संहिताकरण होना चाहिए। मीडिया संबंधी सभी कानूनों के संहिताकरण से मीडिया को बेहतर रूप से प्रबंधित किया जा सकेगा। इससे नागरिकों और कंटेंट निर्माताओं में व्याप्त शंका को कम करने तथा रचनात्मकता एवं बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तीसरा, राज्य की सेंसर करने की शक्ति को सीमित करना चाहिए। देखिए, शक्ति के दुरुपयोग तथा अत्यधिक प्रयोग को रोकने के लिए किसी भी विनियामक निकाय को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
हालांकि सरकार ऐसे में अपने सुझावों सिफारिशों द्वारा एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती है। चौथा, हेट स्पीच के समाधान हेतु अग्र सक्रिय या गैर दंडात्मक कदम अपनाना। देखिए, इस तरह के कदमों से में सार्वजनिक शिक्षा विविधता को प्रोत्साहित करना, गैर दंडात्मक कदमों में सार्वजनिक शिक्षा विविधता को प्रोत्साहित करना, खुले तौर पर अपमानजनक या भड़काऊ भाषणों का खंडन करना, शुभेद्य समुदाय की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना आदि शामिल हो सकते हैं। छठा है मीडिया में पेशेवर शिक्षा को पांचवा है मीडिया में पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके तहत निजता, गरिमा और नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले नैतिक मानकों को विकसित किया जा सकता है। साथ ही इन नैतिक मानकों को अलग अलग प्रकार के मीडिया में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। अब इससे आगे जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।